अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जी हाँ, मैं वादे के मुताबिक फिर से हाजिर हूँ एक और अहम वीडियो के साथ। और आज मैं फिर से आपके एग्ज़ाम को देखते हुए एक और अहम वीडियो के साथ हाजिर हुआ हूँ। आज की इस वीडियो में मैं आपको 180 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाला हूँ जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी अहम है। इससे पहले हमने हिस्से नसर यानी शुरू के 11 सबक जो है उससे आपको करीब करीब 300 क्वेश्चन बताया था जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी अहम है। उसके अलावा हिस्से शायरी से फिर हमने बताया था जिसमें 6 नज़्म, 6 गज़ल, 2 क़तए तारीख़ और 1 मरसिया है, या रब चमने नज़्म को गुलजार इरम कर। उससे भी हमने करीब करीब 250 क्वेश्चन बताया था। आज की ये जो वीडियो है इसमें मैं आपको मज़ीद मुताले से जो है खुद नविश्त, दास्तान, अफसाना, खुतबा, नज़्म या फिर गज़ल या कसीदा या फिर गीत, इससे जो भी ऑब्जेक्टिव सवालात अब तक एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, जो भी एग्ज़ाम हुआ है अब तक, उसमें जो भी सवालात पूछे गए हैं वो सब मैं आपको आज की इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। जी हाँ, तो आपके लिए ये सारे सवालात काफ़ी अहम हैं, इसे आप ज़रूर देखिए। साथ ही अपने दोस्तों तक भी वीडियो की लिंक ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो से फ़ायदा उठा सके। तो चलिए हम बगैर वक्त ज़ाय किए हुए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए हम आ गए हैं टेलीग्राम पर। यहाँ पर है स्टार्ट दिस क्यूज, इस पर हमने क्लिक कर दिया। आई एम रेडी। थोड़ी देर वेट कीजिए, उसके बाद क्विज़ का सिलसिला शुरू हो जाएगा। तो आज की ये जो वीडियो है इसमें मैं आपको कुल मिलाकर 180 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मज़ीद मुताले से बताने वाला हूँ। और ये वो सारे सवालात हैं ऐसे हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी अहम है। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है कि खुदनविश्त किसे कहते हैं। जी हाँ, सबसे पहला सबक जो है वो खुदनविश्त ही आपको पढ़ना, एहसान दानिश का। तो वहीं से मैं शुरू किया हूँ। तो खुदनविश्त का डिफिनेशन आप जान लें पहले। खुदनविश्त आखिर किसको कहते हैं? तो खुदनविश्त अपनी ज़िंदगी का हाल बयान करना ही खुदनविश्त कहलाता है। जी हाँ, एहसान दानिश का जो आपको पढ़ना है ना, तो इसलिए इसका सही जवाब ऑप्शन ए आप ज़रूर याद रखिएगा। नेक्स्ट है सवाने निगारी की वह शक्ल जिसमें लिखने वाला खुद अपनी हालात बयान करता है, क्या कहलाता है? आपको ये दोनों का जवाब एक ही है, लेकिन इस तरह से एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो आप दोनों क्वेश्चन देख लें। अगर ये क्वेश्चन आए तो इसका आप जवाब दे सकते हैं, या फिर ये आ जाए तो इस तरह से आप जवाब दे सकते हैं। तो इसका सही जवाब क्या होगा? खुदनविश्त होगा। मैं यूनिवर्सिटी में का ताल्लुक़ किस सिन्फ से है? तो आपको मालूम है कि मैं यूनिवर्सिटी में का ताल्लुक़ खुदनविश्त से है। मैं यूनिवर्सिटी में का राइटर कौन है यानी मुसन्निफ कौन है? तो वही आपको मालूम है, एहसान ताबिश नहीं। ऑप्शन में भी इसी तरह रहेगा, इसलिए आप ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ज़रूर सही से पढ़िएगा। तो एहसान दानिश। नेक्स्ट है एहसान दानिश का असल नाम क्या है? जी हाँ, तो एहसान दानिश का असल नाम जो है वो एहसानुल हक है, और तखल्लुस जो है वो क्या है? दानिश है। तो एहसानुल हक जो है वो सही हो जाएगा इसका। एहसान दानिश का तखल्लुस क्या था? तो अभी जस्ट मैं आपको बताया हूँ कि दानिश जो है वो एहसान दानिश का तखल्लुस है। एहसान दानिश कब पैदा हुए? ये सारे सवालात आप ज़रूर याद रखिएगा। तो 1914 ईस्वी में जो है वो एहसान दानिश पैदा हुए थे। उसके बाद आगे देखिए, आगे है कि एहसान दानिश ठेकेदार के पास किस जमात में थे? तो मज़दूरों के, पुलिस की जमात में, या तालिब इल्म के, या फिर इनमें से कोई नहीं, तो मज़दूरों के जमात में थे। ठीक है, इसलिए इसका सही जवाब ऑप्शन ए। एहसान दानिश की तालीमी लियाकत क्या थी, यानी कहाँ तक वो पढ़े थे वहाँ? तो चौथी जमात तक। चलिए उसके बाद आगे देखिए, एहसान दानिश किस वजह से कम उम्री में मजदूरी करने पर मजबूर हुए? तो आपको मालूम है कि गुर्बत की वजह से जो है ना वो एहसान दानिश मजदूरी करने पर मजबूर हो गए थे। इसकी वीडियो मैं पोस्ट कर चुका हूँ पहले भी, मतलब एक स्पेसिफिक यानी इस चैप्टर की मैंने वीडियो पोस्ट कर दी थी, आप ज़रूर जाकर देख सकते हैं अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो। एहसान दानिश लाहौर में मेमारों के साथ क्या काम करते थे? तो ईंट धोने का काम करते थे। उसके बाद आगे है कि एहसान दानिश लाहौर में किस नाम से कुतुब खाना, PVI क्वेश्चन है ये।
तो एहसान दानिश जो है वो मकतबे, इनका नाम था दानिश, तो उसी नाम से मकतबे दानिश याद रखिएगा, ठीक है। एहसान दानिश बुनियादी तौर पर किसके शायर थे? गज़ल के, नज़्म के, कसीदा के या फिर नात के? तो नज़्म के शायर थे बुनियादी तौर पर, जो आपके किताब में पेज नंबर 187 में दिया गया है। चलिए आगे देखिए, नज़्म के बाद हाँ, वह कौन सी यूनिवर्सिटी है? देखिए सबसे VVI क्वेश्चन, हर साल पूछा जाता है ये क्वेश्चन कि वह कौन सी यूनिवर्सिटी है जहाँ एहसान दानिश मजदूरी क्या करते थे? तो वो पंजाब यूनिवर्सिटी में, और बाद में यही मुअल्लिम बनकर वो तशरीफ़ लाते हैं, है ना। एहसान दानिश की मशहूर खुदनविश्त का नाम क्या है? यादों की बारात, आमालनामा, कागजी है पैरहन या फिर जहान दानिश? तो मशहूर पूछा जा रहा है तो वो है यादों की बारात, ठीक है, नहीं सॉरी, जहान दानिश। एक मिनट, मैंने यहाँ गलत निशान लगा दिया है। यहाँ से क्विज में आपको बताने में मुझे भी आसानी है कि अगर मैं गलत बताऊं, चूंकि मैं भी इंसान हूँ, गलती हो सकती, तो यहाँ खुद ब खुद मालूम चल जाता है, ये रेड कलर आ जाता है अगर मैं गलत निशान लगाऊं तो जहान दानिश, ठीक है। एहसान दानिश का इंतकाल कब और कहाँ हुआ था? तो एहसान दानिश का इंतकाल जो है वो 1982 ईस्वी में हुई थी। कहाँ? लाहौर में। और ये पैदा कब हुए थे? तो पैदा हुए थे 1914 ईस्वी में। उसके बाद आगे है कि यह सब एहसान दानिश की किताबें हैं। जी हाँ, मैंने दे दिया है, इसमें से ज़्यादा आपको नहीं याद करना है, कम से कम जहान दानिश हो गया, जहान दिगर हो गया, या फिर शेराजा हो गया, ज़्यादा नौ हो गया, कम से कम 3-4 याद रख लीजिए, क्योंकि आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। आगे देखिए, उर्दू की पहली खुदनविश्त का नाम बताइए। हर साल पूछा जाता है ये क्वेश्चन, उर्दू की पहली खुदनविश्त। जी हाँ, तो उर्दू की पहली खुदनविश्त कौन है? काला पानी है। इसके मुसन्निफ कौन है, कब शाये हुआ, ये सब आने वाला है आगे। उर्दू की पहली खुदनविश्त जो है वो कब शाये हुआ, ये आ गया ना, तो वो 1923 ईस्वी में शाये हुआ था। चलिए आगे है, ज़ैल में जाफर थानेसरी का लिखा हुआ खुदनविश्त कौन है? जी हाँ, तो देखिए अब मैं यहाँ से बता रहा हूँ, उर्दू की पहले खुदनविश्त का नाम क्या है? तो काला पानी। कब शाये हुआ? तो 1923 में शाये हुआ। अब यहाँ पर पूछा जा रहा है कि यही जो है उर्दू की पहले खुदनविश्त, इसके मुसन्निफ कौन है? तो यहाँ पर क्वेश्चन में ही मुसन्निफ का नाम बता दिया गया है, और उसका पूछा जा रहा है कि कौन सा खुदनविश्त है, तो वो काला पानी ही है। तो आपको मालूम चल गया ना कि काला पानी के मुसन्निफ कौन है? जाफर थानसेरी जो भी है। आमालनामा किसका लिखा हुआ खुदनविश्त है? जी हाँ, तो वैसे तो ये क्वेश्चन अब तक नहीं पूछा गया है, लेकिन पूछ सकता है। सर रज़ा अली, ठीक है, आपके किताब में ही दिया गया है 186 में। यादों की बारात किसका लिखा हुआ खुदनविश्त है? ये आप ज़रूर याद रखिएगा। जोशमली आबादी तो है नहीं, है जोशमली आबादी की ही है। चलिए उसके बाद आगे देखिए, किस्सा गोई की कदीम नस्ली सिंध को क्या कहते हैं? ये सवाल याद कीजिए, मैं कहाँ पे बताया था, एक मरतबा बता चुका हूँ, और ये दास्तान बागो बहार जिसके मुसन्निफ मीरामंद देहलवी हैं, वहाँ पर मैंने बताया था। तो किस्सा गोई की कदीम नस्ली सिंध को हम दास्तान कहते हैं। फसाना अजायब का ताल्लुक किस सिंफ से है? जिस तरह से आपसे पूछा गया था ना कि बागो बहार का ताल्लुक किस सिंफ अदब से है, तो आपने क्या कहा था? दास्तान से। तो दास्तान आपको दो ही पढ़ने हैं, एक फसाना अजायब और एक बागो बहार, समझे? तो आप ज़्यादा टेंशन नहीं लीजिए, दास्तान है ये। फसाना अजायब किसकी तसनीफ़ है? जिस तरह बागो बहार किसकी तसनीफ़ है? तो मीरामंद देहलवी की। उसी तरह फसाना अजायब किसकी तसनीफ़ है? तो वो है रजब अली फसाना अजायब। अब अच्छा, फसाना अजायब अब शुरू हो चुका है ना, तो फसाना अजायब जो है वो रजब अली बेग सुरूर की है, याद रखिएगा। उसके बाद आगे देखिए, फसाना अजायब का हमने खुलासा भी बताया है, वीडियो मौजूद है, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। मिर्ज़ा रजब अली बेग सुरूर कब पैदा हुए? तो 1785-86 में ये पैदा हुए थे, और ये जो है ना लखनऊ के बाशिंदा थे। आगे ये क्वेश्चन मैं डाला हूँ या नहीं मुझे याद नहीं है, लेकिन ये लखनऊ के बाशिंदे थे, ज़रूर याद रखिएगा। सुरूर का पूरा नाम क्या है? तो मिर्ज़ा रजब अली बेग सुरूर, यानी मिर्ज़ा रजब अली बेग, ठीक है। एक चीज़ याद रखिएगा, ये पूछ भी दिया, मैंने सोचा था कि शायद ये ऐड नहीं किया हूँ। मिर्ज़ा रजब अली बेग सुरूर कहाँ के बाशिंदे थे? ये हर साल पूछा ही जाता है, तो ये जो है ना लखनऊ के बाशिंदे थे, हमेशा याद रखिएगा।
रजब अली बेग सुरूर से कौन सी किताब मंसूब है? तो आपको मालूम है, गंज खूबी मीरामन दहलवी से है। नौतर्ज मुरस्सा अता हुसैन तहसीन से है। बागो बहार मीरामन दहलवी से है। तो फसाने अजायब, ठीक है। आगे देखिए, फसाने अजायब किसकी दास्तान है? तो वही सेम क्वेश्चन मिर्ज़ा रजब अली बेग सुरूर की है। उसके बाद आगे देखिए, रजब अली बेग सुरूर किसके शागिर्द थे? जी हाँ, किसके शागिर्द थे? वज़ीर आगा, आगा नवाज़िश, शिबली नोमानी या नज़ीर अहमद? तो मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग जो है वो किसके शागिर्द थे? नज़ीर अहमद के थे। शिबली नोमानी के कौन थे शागिर्द? सैयद सुलेमान नदवी। आगा नवाज़िश जो है ये रजब अली बेग सुरूर जो है ना, वो आगा नवाज़िश के शागिर्द थे। चलिए आगे देखिए, महाराजा बनारस VVI क्वेश्चन है ये। महाराजा बनारस ने रजब अली बेग सुरूर को कितने रुपये पर मुलाजिम रखा था? ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है और बच्चे गलत कर देते हैं। तो 100 रुपया, 50 रुपया नहीं, अक्सर बच्चे गलत करते हैं, 50 पे टिक लगा कर आते हैं। 100 रुपया याद रखिएगा। इसी तरह एक और सवाल है दास्तान बागो बहार में कि मीरामन दहलवी को क्या कहते हैं, बागो बहार लिखने पर कितने रुपये का इनाम मिला था? तो 500 रुपये का। और उन्हें वहाँ जो जॉब करते थे तो उन्हें कितना रुपया महाना मिलता था? तो 40 रुपया। ये सब याद रखिएगा। मिर्ज़ा रजब अली बेग सुरूर की वफ़ात कब और कहाँ हुई थी? तो इनकी पैदाइश कब हुई थी? 1785-86 में। कहाँ के बाशिंदे थे? तो लखनऊ के बाशिंदे थे। इंतकाल कब हुआ? तो 1869 ईस्वी में हुआ था। अब 1869 में 2 ऑप्शन में दिया गया है, एक है 1869 रामनगर और एक है पंचपट्टी। तो अब ये क्या सही होगा यहाँ पे? तो 1869 में वो पंचपट्टी में रामनगर, इसका जो है ना 1869 में सरवर का इंतकाल हुआ। और क्या है, मिर्ज़ा रजब अली बेग सुरूर की वफ़ात कब और कहाँ हुई? तो देखिए इसका सही जवाब जो है ना वो ये होगा 1869 पंचपट्टी, रामनगर नहीं होगा। अब किताब खोलिएगा वहाँ पे देख लीजिए। नहीं, ठीक है, मैं बता रहा हूँ रामनगर में जो है ना इनका इंतकाल हुआ। ठीक है, जवाब ठीक है, लेकिन तदफीन जो है ना पंचपट्टी एक जगह का नाम है, वहाँ हुआ था। तो जवाब सही है इसका। आगे देखिए, रजब अली बेग सुरूर उर्दू दुनिया में अपनी किस तसनीफ़ की वजह से मशहूर हुए? जिस तरह मीरामन दहलवी जो है वो किस तसनीफ़ की वजह से? तो बागो बहार। उसी तरह रजब अली बेग सुरूर जो है वो फसाने अजायब। यानी इन दोनों का मिलता जुलता है क्वेश्चन। दास्तान फसाने अजायब कब लिखी गई? तो बागो बहार कब लिखी गई ये आप हमें कमेंट में बताइएगा। ऑप्शन मैं देता हूँ 1801 या फिर 1804। बागो बहार का आपको कमेंट में बताना है कि बागो बहार कब लिखी गई, क्योंकि मैं बता चुका हूँ। यहाँ पर पूछा जा रहा है दास्तान फसाने अजायब कब लिखी गई? तो दास्तान फसाने अजायब जो है वो ये जो है ना 1825 में लिखी गई थी। लेकिन दास्तान बागो बहार कब लिखी गई आप कमेंट में बताएं। दास्तान फसाने अजायब कहाँ लिखी गई? दास्तान बागो बहार कहाँ लिखी गई? तो वो फोर्ट विलियम कॉलेज जो कलकत्ता में है वहाँ लिखी गई। लेकिन दास्तान फसाने अजायब यहाँ पर पूछा जा रहा है कहाँ लिखी गई? तो कानपुर में लिखी गई। ठीक है, देख रहे हैं ना दोनों का मिलता जुलता है। फसाने अजायब में बादशाह किसके करीब में आ जाता है? फरेब में आ जाता है। यहाँ पर करीब नहीं है बल्कि फरेब है, याद रखिएगा। तो सौदागर के फरेब में आ जाता है और उसी के हाथ मतलब सौदागर कहता है कि मेरी बीवी जो है ना प्रेग्नेंट है, उन्हें दर्द ज़े हो रहा है, तो ऐसा कीजिए कि आप अपनी वाइफ को जो है ना भेज दीजिए ताकि वो उनकी मदद कर सके। और इस तरह से वो उसके फ्रेम में आ जाता है बादशाह, तो सौदागर के फ्रेम में आ जाता है। दास्तान फसाने अजायब बागो बहार से तकरीबन कितने बरसों के बाद शाये हुई? जी हाँ, तो ये जो है ना 20 बरसों 20 होगा। ठीक है, उसके बाद आगे देखिए, दास्तान फसाने अजायब में किस मुल्क के बादशाह का हालोजार बयान किया गया है? तो आपको मालूम होगा कि यमन के बादशाह का किस्सा बयान किया गया है। फरखंदा वक्त किसको कहा गया है? जी हाँ, तो फरखंदा वक्त किसको कहा गया है? यमन के बादशाह को ही फरखंदा वक्त कहा गया है। अगर आप खुलासा सुने होंगे तो मालूम होगा। फरखंदा वक्त का मतलब होता है खुश नसीब, समझे। साइल को क्या मिला? जी हाँ, तो साइल किसे कहते हैं? साइल जो फकीर मतलब जो है ना उसी को कहा जाता है। तो साइल को क्या मिला ये यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो साइल को जो है वो ताजो तख्त मिला था।
चलिए आगे देखिए, इन्होंने ही कहा था ना कि मुझे ताजो तख्त दे दिया जाए। खैर वो दास्तान आप सुन लीजिएगा ज़रूर, क्योंकि 5 मार्क्स में आप आसानी से खुलासा लिख सकते हैं सुनने के बाद। बादशाह सल्तनत छोड़कर कहाँ चले गए, तो दूसरे मुल्क में गए, या गांव में गए, या शहर में गए, तो दूसरे शहर चले गए। आगे है कि सौदागर ने बादशाह के साथ कैसा सलूक किया, तो धोखाबाजी का, क्योंकि आपको मालूम है, दास्तान सुन लीजिएगा। बादशाह की बेगम किसके साथ थी, तो सौदागर के साथ थी। दास्तान फसाने अजायब में बादशाह के पास कितना लड़का था, तो 2 लड़का था और दोनों इंतकाल कर जाता है, एक नदी में डूबने से और एक को भेड़िया खा जाता है, जो आगे क्वेश्चन आएगा, ये आ ही गया। दास्तान फसाने अजायब में बादशाह के छोटे बेटे की मौत कैसे हुई, देखिए, एक तो नदी में गिरने से हुई और एक भेड़िया खाने से, लेकिन अब किसकी मौत कैसे हुई, तो देखिए याद रखिएगा, इस तरह याद कीजिएगा। छोटा बेटा को जो है ना, पहले सोचे बादशाह की छोटा बेटा है, इसे पहले नदी पार कर देते हैं, उसके बाद बड़े बेटों को पार करेंगे। तो उसी बीच में क्या होता है कि छोटे बेटे को पार कर ही रहे होते हैं कि उस वक्त भेड़िया आ जाता है और बड़े बेटे को खाने लगता है। वो चिल्लाता है तो बादशाह जो है ना देखता है इधर, तो उसी जब देखता है ना कि भेड़िया खा रहा है, उसी बीच में मतलब परेशान हो जाता है और छोटा बेटा हाथ से गिर जाता है और इस तरह से वो डूब जाता है। तो छोटे बेटा जो है नदी में डूबने से उसकी मौत हुई, ठीक है। उसके बाद बड़े बेटे की मौत कैसे हुई, वो आगे आने वाला है जी। तो आगे है, क्विज रुक गया था, फिर से है आगे। दास्तान फसाने अजायब में बादशाह के बड़े बेटे की मौत कैसे हुई, तो वो जो है ना भेड़िया के खा जाने से। क्वारंटीन क्या है, अब क्वारंटीन जो एक अफसाना है जिसके मुसन्निफ राजेंद्र सिंह बेदी है, वहाँ से क्विज का सिलसिला शुरू हो रहा है। तो क्वारंटीन जो है वो एक अफसाना है, जल्दी जल्दी अब मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद आगे है अफसाना क्वारंटीन के अफसाना निगार कौन है, तो अफसाना क्वारंटीन के अफसाना निगार राजेंद्र सिंह बेदी है। मुख्तसर अफसाना की दागबेल का सबसे VVI क्वेश्चन है ये, सज्जाद हैदर यल्दरम। सज्जाद हैदर यल्दरम पहले अफसाने का नाम क्या है, तो इनके पहले अफसाने का नाम जो है वो नशे की पहली तरंग है। राजेंद्र सिंह बेदी किस हैसियत से मशहूर हुए, तो अफसाना निगार की हैसियत से मशहूर हुए। उसके बाद है राजेंद्र सिंह बेदी कब पैदा हुए, तो 1915 ईस्वी में पैदा हुए थे राजेंद्र सिंह बेदी। और कहाँ पैदा हुए थे, तो वो लाहौर में पैदा हुए थे। राजेंद्र सिंह बेदी कहाँ पैदा हुए, तो लाहौर में पैदा हुए। आ गया क्वेश्चन, राजेंद्र सिंह बेदी का घराना कैसा था, तो मजहबी था इनका घराना। मैं ये सब क्वेश्चन पहले भी बताया हूँ, लेकिन फिर बता रहा हूँ क्योंकि ये गेस क्वेश्चन है। झैल में किस अफसाना निगार को हुकूमत हिंद की तरफ से पद्मश्री का एजाज़ मिला, जी हाँ, तो वो जो है ना राजेंद्र सिंह बेदी को ही। राजेंद्र सिंह बेदी को कौन कौन सी अवार्ड से नवाजा गया, तो साहित्य अकेडमी अवार्ड, मोडे गालिब अवार्ड, या फिर इनमें से दोनों। तो वो जो है ना दोनों जो है साहित्य अकेडमी अवार्ड या मोदे गालिब अवार्ड दोनों से नवाजा गया। आगे है कि दाना व दाम, ग्रहण, कोख जली, अपने दुख मुझे दे दो, हाथ हमारे कलम हुए और मुक्ति बुद्ध किन के अफसानवी मजमूए। याद रख लीजिएगा, इसमें से 2-3 जैसे दाना व दाम, कोख जली, अपने दुख मुझे दे दो, ये 3 ज़रूर याद रखिएगा क्योंकि ये अक्सर पूछा गया है। राजेंद्र सिंह बेदी के शेरी मजमूए हैं, अफसानवी मजमूए हैं। अपने दुख मुझे दे दो किसका अफसानवी मजमूए है, देखिए इसी तरह से आपसे पूछेगा एग्जाम में, तो याद रखिएगा। मंदरजा झैल में से कौन अफसानवी मजमूए राजेंद्र सिंह बेदी का नहीं है, तो अपने दुख मुझे दे दो, ग्रहण, तारीफ उस खुदा की, कोख जली। तो इसमें से जो है ना कौन नहीं है ये पूछा जा रहा है, तो तारीफ उस खुदा की, क्योंकि अपने दुख मुझे दे दो, ग्रहण, कोख जली अभी तो जस्ट यहाँ पे पढ़े हैं ना, यहाँ अपने दुख मुझे दे दो, ग्रहण, कोख जली। मंदरजा झैल में से कौन अफसानवी मजमुआ राजेंद्र सिंह बेदी का पहला अफसानवी मजमुआ है, जी हाँ, इनका पहला अफसानवी मजमुआ ये पूछा जा रहा है। तो इनका पहला अफसानवी मजमुआ कौन है, तो महारानी का तोहफा तो है नहीं, कौन है, मैं खुद कंफ्यूज हूँ, दाना व दाम है, ठीक है, दाना व दाम। बेदी का पहला उर्दू अफसाना कौन सा है, देखिए इसमें क्या है, अफसानवी मजमुआ पूछा था कि झैल में कौन सा अफसानवी मजमुआ राजेंद्र सिंह बेदी का पहला अफसानवी मजमुआ है, तो वो दाना व दाम। लेकिन यहाँ पर पूछा जा रहा है उर्दू का पहला अफसाना कौन है, ये पूछा जा रहा है, तो वो है महारानी का तोहफा। अफसाना क्वारंटीन में शहर का बच्चा किसका नाम सुनकर कांप रहा था, VVI क्वेश्चन है, प्लेग का।
नारों का नहीं समझ लेंगे आप, नारों का आप याद कीजिए कहाँ पे पढ़े थे हम, तो उम्मीद है वो इस्लाम बिन रज़्ज़ाक़ का जो आपको पढ़ना था ना अफसाना, उसमें पढ़े थे। अफसाना क्वारंटीन में किस वबा का जिक्र है, तो प्लेग का जिक्र है। अफसाना क्वारंटीन में विलियम भागो के घर किसकी मौत हुई, तो आपको मालूम होगा कि अफसाना क्वारंटीन में जो है ना वो किसकी मौत हुई थी, तो बीवी की मौत हुई थी। उसके बाद आगे देखिए, आगे है कि क्वारंटीन अफसाने के किरदार डॉक्टर का असल नाम क्या है। देखिए इसमें जो है ना ऑप्शन नहीं दिया गया है, उनका असल नाम जो है ना बख्शी, समझ लीजिएगा जैसे भी लिखा है बख्शी था डॉक्टर का असल नाम, जबकि ये जो है ना रेवरंद मोन्ता लाबे ये बड़े पादरी लाबे थे, याद रखिएगा। तो इसलिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, बख्शी हो जाएगा, हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। चलिए इसमें मैं गलत निशानी लगा दिया जानबूझकर ताकि आप कंफ्यूज ना करें। क्वारंटीन अफसाने में सफाई का काम करने वाला भागो का पूरा नाम क्या था, तो विलियम भागो इनका पूरा नाम। अच्छा देखिए यहाँ गलती इसलिए हुआ क्योंकि ऑप्शन नहीं पढ़ने की वजह से गलती हुई, इसलिए मैं आपको कहूँगा कि आप एग्ज़ाम में जाएं तो हमेशा आप ज़रूर ऑप्शन सही से पढ़िएगा। मैंने विलियम पढ़ा और निशान लगा दिया, जबकि आखिर में मैंने नहीं देखा भागो और जागो है, यही गलती आपसे होगी। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप ऑप्शन ज़रूर पढ़िएगा। क्वारंटीन को दोज़ख किसने कहा है, जी हाँ, तो क्वारंटीन को दोज़ख जो है वो भागो ने कहा है। आगे है वबा पर काबू पा लेने के बाद डॉक्टर को कौन सा ओहदा मिला, तो लेफ्टिनेंट कर्नल का मिला था, ठीक है। क्वारंटीन अफसाने का मरकजी किरदार कौन है, तो भागो है, ठीक है। उसके बाद आगे देखिए खुतबा कामिल इनकलाब अब आ गया, जिसके मुसन्निफ कौन है, जयप्रकाश नारायण है। तो पूछा जा रहा है कि मुसन्निफ कौन है, तो कौन है, जयप्रकाश नारायण है। चलिए उसके बाद ये खुतबा है, लोकनायक के नाम से VVI क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण जाना जाता है। उसके बाद आगे देखिए फिर से क्विज रुक गया है, बड़ी परेशानी होती है क्विज रुक जाए तो फिर से मुझे शुरू करना पड़ता है। खैर चलिए अब आगे देखिए, खैर जयप्रकाश नारायण को किस नाम से जाना जाता है, तो लोकनायक के नाम से जाना जाता है। अभी जस्ट ये क्वेश्चन आया है ना कि लोकनायक के नाम से कौन जाना जाता है, तो जयप्रकाश नारायण। वही सेम क्वेश्चन को उलट के पूछ दिया गया है। जयप्रकाश नारायण की पैदाइश कब हुई, ये पूछा जा रहा है अब। तो जयप्रकाश नारायण की पैदाइश जो है वो जयप्रकाश नारायण की पैदाइश जो है वो 1902 में हुई थी जी। तो जयप्रकाश नारायण की पैदाइश 1902 में, याद रखिएगा। उसके बाद आगे है कामिल इनकलाब का तस्वुर किसने पेश किया, VVI क्वेश्चन है। तो कामिल इनकलाब का तस्वुर जो है वो जयप्रकाश नारायण ही पेश किए थे। उसके बाद है कि जयप्रकाश नारायण की वफ़ात कब हुई, तो इनकी पैदाइश जो है वो 1902 को क्या कहते हैं हुई थी, लेकिन वफ़ात कब हुई ये पूछा जा रहा है, तो 1979 ठीक है में हुई थी। दर्जे झैल में जयप्रकाश नारायण की तसनीफ़ कौन है, कामिल इनकलाब, सर्वोदय, जेल डायरी, सभी, कोई नहीं। तो इसमें से क्या हो जाएगा, सभी हो जाएगा। सभी से मुराद ये तीनों, कामिल इनकलाब, सर्वोदय और जेल डायरी। क्वांटिटी क्वालिटी में बदल जाती है, किसने कहा था, तो क्वांटिटी क्वालिटी में बदल जाती है, ये जो है ना वो ये कहा था मार्क्स ने। चलिए उसके बाद है हिंदुस्तानी सियासत में जयप्रकाश नारायण को कैसा लीडर माना जाता है, तो इसको सर्वोदय लीडर माना जाता है। अब जल्दी जल्दी मैं बता रहा हूँ, आप याद कर लीजिएगा। जयप्रकाश नारायण को और किस नाम से जाना जाता है, तो JP नाम से जाना जाता है। अच्छा यहाँ पर JP के साथ साथ लोकनायक भी ऑप्शन में दिया गया है। यही सब चीज़ें आपको गौर करनी है, जो मैं गलती कर रहा हूँ आप भी गलत करके आएंगे। देखिए ऑप्शन मैंने नहीं पढ़ा था, JP है ही और लोकनायक भी है, तो ये दोनों नाम से जाना जाता है नहीं, तो इसलिए इसका सही जवाब दोनों है, लेकिन कोई एक रहेगा तो आप एक ही पे निशान लगाएंगे। जमहूरियत में यकीन होने की वजह से जयप्रकाश नारायण को किस चीज़ पर यकीन नहीं था, तो इनको जो है वो किस चीज़ पे यकीन नहीं था, तो लाठी और डंडे के जोर पर भी और तशद्दुद पे भी, दोनों पे यकीन नहीं था।
जेपी यानी जयप्रकाश नारायण पहली बार गिरफ्तार हुए तो कितने साल जेल में रहे थे? तो 3 साल जो है वो जेल में रहे थे। वैधानियत का फलसफा वीवीआई क्वेश्चन विवेकानंद ने अमेरिका के किस शहर में पेश किया? तो शिकागो में पेश किया, हमेशा याद रखिएगा। जेपी किस रहनुमा के राह पर चलने की तलकीन करते हैं? तो महात्मा गांधी के राह पर चलने की तलकीन करते हैं। जेपी को किस जेल में रखा गया था? तो जेपी को जो है वो नासिक के जेल में रखा गया था। जेपी कितनी ऊंची जेल की दीवार को कूदकर भाग निकले थे? तो 17 फीट ऊंची दीवार को कूदकर भाग निकले थे। दर्जे झैल में कौन सी नज़्म जोश मलियाबादी की है? जी हाँ, जोश मलियाबादी की हमने आपको पढ़ाया था ना, शिकस्ते जिंदा का ख्वाब याद कीजिए। इसका मैंने खुलासा भी पोस्ट कर दिया था, जिसमें है क्या हिंद का जिंदा कांप रहा है, गूंज रही है तकबीरें, कुताए हैं शायद कुछ कैदी और तोड़ रहे हैं जंजीरें। तो शिकस्ते जिंदा है। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कौन सी नज़्म जोश मलियाबादी की है? तो शिकस्ते जिंदा का ख्वाब। आवारा का मिजाज है गुफ्तगू के अली सरदार जाफरी हैं, मेरा सफ़र के भी अली सरदार जाफरी हैं। नज़्म शिकस्ते जिंदा का ख्वाब का मौजू क्या है? तो आपको मालूम होगा, मैं वहाँ पे अच्छे से बताया था इसको, तहरीक आज़ादी। नेक्स्ट देखिए, शायर इनकलाब किस शायर को कहा जाता है? तो जोश मलियाबादी को ही शायर इनकलाब कहा जाता है। जोश मलियाबादी का असल नाम क्या है? तो जोश मलियाबादी का असल नाम शब्बीर हसन खां है। जोश मलियाबादी तखल्लुस क्या इस्तेमाल करते थे? तो जोश मलियाबादी तखल्लुस जोश इस्तेमाल क्या करते थे। नासिक के शागिर्द कौन थे? जी हाँ, तो नासिक के शागिर्द जो है वो शेख इमाम बख्श थे, याद ज़रूर रखिएगा, ये पूछा जाता है। जोश मलियाबादी का जहन कैसा था? तो बाग़ियाना था, ये कई मरतबा पूछा गया है। इसी तरह सेम ऑप्शन में रहेगा। मंदरजा झैल में से जोश की खुदनविश्त की निशानदेही कीजिए। तो यादों की बारात जो है वो क्या कहते हैं? जोश मलियाबादी की खुदनविश्त है। क्या हिंद का? तो आप पढ़िएगा, तो उसमें लिखा है कि क्या हिंद का जिंदा कांप रहा है, गूंज रही हैं तकबीरें, उगताए हैं शायद कुछ कैदी और तोड़ रहे हैं जंजीरें, दीवारों के नीचे आ आकर यूं जमा हुए हैं जिंदानी। आगे भी बहुत है, तो यहाँ पर जिंदा होगा। ठीक है। आवारा किसकी नज़्म? जी हाँ, अब आवारा मिजाज लखनवी की है। इसकी भी वीडियो मैं पोस्ट कर चुका हूँ। उसमें है कि शहर की रात और मैं नाशाद नाकारा फिरूं, जगमगाती जागती सड़कों पे आवारा फिरूं, गैर की बस्ती है कब तक दर बदर मारा फिरूं, ऐ गमे दिल क्या करूं, ऐ वहशते दिल क्या करूं। तो आवारा किसकी नज़्म है? असरारुल हक मिजाज की। उसके बाद देखिए, फिर से रुक गया है क्वेश्चन। अब मैं शुरू से करूँगा तो वक्त लगेगा। तो इसके आगे जो 9 क्वेश्चन रह गए हैं उसे मैं एक जगह करने के बाद उसका क्विज में करा देता हूँ, ताकि मुझे भी मेहनत ज़्यादा ना करना पड़े, क्योंकि वक्त ज़्यादा लग जाएगा। जी, तो 96 से आगे जो 9 क्वेश्चन रह गए थे उसका मैंने अलग से क्विज बनाकर आपके सामने पेश कर दिया है। तो देखिए, आवारा किसकी नज़्म है वो तो हो गया। अब आगे क्वेश्चन है कि मिजाज लखनवी की कौन सी नज़्म शामिल नसाब है? तो वही है, आवारा है ना। चलिए, उसके बाद आगे देखिए, मिजाज लखनवी का पूरा नाम क्या है? तो असरारुल हक मिजाज, यानी इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। उसके बाद आगे है कि असरारुल हक मिजाज की पैदाइश कब हुई? इसकी वीडियो में खुलासा 2 वीडियो पोस्ट किया था। एक में हमने सारे सवालों को हल किया था और एक में हमने पूरे ये जो है ना नज़्म शहर की रात और मैं नाशाद नाकारा फिरूं, इसका खुलासा हमने बताया था। तो असरारुल हक मिजाज कब पैदा हुए? तो 1911 ईस्वी में जो है वो पैदा हुए थे। कहाँ पैदा हुए थे? तो रदौली एक जगह का नाम है वहीं। असरारुल हक मिजाज के वालिद का क्या नाम था? तो इनके वालिद साहब का नाम जो है वो ये था सिराजुल हक। चलिए, उसके बाद आगे देखिए, जगन किस शायर को कहा जाता है? तो देखिए, सबसे पहले ऑप्शन में क्या है? जगन्नाथ आज़ाद। फट से बच्चे कहेंगे जगन यहाँ पे पूछा ही है तो जगन है ही, तो यही हो जाएगा, लेकिन नहीं। जगन जो है ना मिजाज लखनवी को कहा जाता था, क्योंकि ये जो है ना पूरी रात जागकर गुजार देते थे। इस बिना पर लोग इन्हें जो है ना जगन कहने लगे थे। ठीक है, तो मिजाज लखनवी। आहंग किसका शेरी मजमुआ है? वीवीआई क्वेश्चन है। तो आहंग जो है वो मिजाज लखनवी का शेरी मजमुआ है। उसके बाद है कि दर्ज झैल में मिजाज के मजमुए कलाम का क्या नाम है?
तो देखिए वही है, आहंग ही है। जो क्वेश्चन यहाँ पूछा गया उसी को उलट कर यहाँ पूछ दिया था। मिजाज के मजमूए कलाम आहंग कब शाये हुआ? 3 क्वेश्चन सिर्फ आहंग से है, तो आप समझ सकते हैं कि ये क्वेश्चन काफ़ी VVI है। तो 1938 में ये शाये हुआ था। आखिर सवाल यानी 105 नंबर क्वेश्चन ऐसा समझे ये है कि शहर की रात और मैं नाशाद व नाकारा फिरूं। यह मिसरा किस शायर का है? तो यह मिसरा जो है ये मिजाज लखनवी का है। ये जो है ना, जब अपने पढ़ने के ज़माने में इन्हें एक लड़की से मोहब्बत हो जाती है, लेकिन किस्मत इनका साथ नहीं दे पाता और उस लड़की से इनकी शादी नहीं हो पाती, तो उसी की याद में जो है वो ये नज़्म लिखे थे कि शहर की रात और मैं नाशाद व नाकारा फिरूं, जगमगाती जागती सड़कों पे आवारा फिरूं, गैर की बस्ती है कब तक दर बदर मारा फिरूं, ऐ गमे दिल क्या करूं, ऐ वहशते दिल क्या करूं। तो इसकी खुलासा आप ज़रूर देखिएगा, प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको मिल जाएगा, या फिर लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं। तो इस तरह से हमने यहाँ तक बता दिया। अब आगे जो है वली दक्कनी का, इससे आगे वो मैं बताने वाला हूँ नेक्स्ट, जस्ट अभी वो अलग क्विज रहेगा उसका। उसमें आपको आखिर तक के मतलब जो भी चैप्टर इसके बाद जो बच गया है, जैसे गज़ल है ना, इसके बाद गज़ल है 4, कसीदा है, फिर गीत है, तो ये सब की मैं अलग से बनाया हूँ। तो 105 क्वेश्चन नज़्म जो है शिकस्ते ज़िंदा का ख्वाब और आवारा वहाँ तक मैंने डाल दिया था, और उससे आगे का जो है उसमें मैं बताने वाला हूँ करीब करीब वो जो है ना 77 क्वेश्चन है। तो बस इतना क्वेश्चन आपको याद रखना है, अगर आप याद कर लेंगे तो आप आसानी से पढ़ सकते हैं। तो चलिए अब हम गज़ल की तरफ चलते हैं, जिसमें है अगर बाहर आपस के घर सु मोहन यक कदम निकले, और एक है कोचे यार कासी, कोचे यार एन कासी है, ये दोनों वली दक्कनी का है, और 2 और है जो राशिक अज़ीमाबादी का है। उसके बाद फिर तज़हीक़े रोज़गार है, फिर साथी हाथ बढ़ाना है, फिर है तू हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, ये दोनों गीत है। तो चलिए अब हम उसके तरफ चलते हैं जी। तो हम आ गए हैं टेलीग्राम पर, यहाँ पर देख रहे हैं वली दक्कनी का जो 2 गज़ल आपको पढ़नी है। अगर बाहर आपस के घर सु मोहन यक कदम निकले, तमाशा देखने उसका हर एक सीने सू कम निकले, और एक है कोचे यार एन कासी है, जोगिए दिल वहाँ का बासी है। वहीं से ये सारे सवालात पूछे जाएंगे। तो एक चीज़ आप याद रखिएगा कि वली उर्दू का ऐसा कदीम शायर है जिसके नाम या फिर वतन या फिर सन पैदाइश या वफ़ात के बारे में बहुत ही ज़्यादा इख्तिलाफ। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, बल्कि आपकी जो दरसी किताब है कहकशां हिस्सा 2 ये कह रहा है। आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ भी है, ये ज़रूर आप पढ़ लीजिएगा वली दक्कनी के बारे में। खैर, क्वेश्चन क्या है कि गुजराती मुहक्किकीन के मुताबिक वली का असल नाम क्या है? तो गुजराती मुहक्किकीन के मुताबिक जो है इनका असल नाम जो है वो शाह वलीउल्लाह है, और इनकी पैदाइश अहमदाबाद में हुई। ठीक है, आगे है हैदराबादी उलमा के मुताबिक वली का पूरा नाम क्या है? तो हैदराबादी उलमा के मुताबिक जो है वो वली दक्कनी का असल नाम सैयद वली मोहम्मद है, सैयद वली मोहम्मद है। और इनकी जो है वो क्या कहते हैं पैदाइश जो है वो औरंगाबाद में। तो मैंने शुरू में ही कहा ना कि इनकी ऐसे ये शायर है ना कि इनकी वतन या फिर पैदाइश या वफात सबके बारे में इख्तिलाफ है। तो ये बस आप याद रख लीजिएगा, जान लें। पहले शेर में मोहन किसे कहा गया है? ये आप यहाँ पर देख रहे हैं इस शेर में पहले शेर में यानी वली दक्कनी की पहले गज़ल की बात यहाँ पे हो रही है। ये जो है ना, अगर बाहर आपस के घर सु मोहन यक कदम निकले, तमाशा देखने का उसका हर एक सीने में सू कम निकले। तो पहले शेर यानी 2 मिसरा मिलाकर एक शेर बनता है ना, तो इसी की बात को हो रही है। तो यहाँ पर अगर बाहर आपस के घर सु मोहन यक कदम निकले, इसमें मोहन से क्या मुराद है ये पूछा जा रहा है। तो माशूक यानी महबूब। ठीक है, उर्दू अदब की तारीख में वली किसके दरमियान एक पुल की तरह दिखाई देते हैं? तो हमेशा याद रखिएगा, ये VVI क्वेश्चन है। कैसे याद रखिएगा वो आप जाने। शुमाल और जुनूब इसका सही है, ऑप्शन सेम इसी तरह रहेगा, कंफ्यूज आप कर देंगे। शुमाल कहते हैं उत्तर को, और जुनूब कहते हैं हम दक्षिण को। मगरिब कहते हैं पश्चिम को, और मशरिक कहते हैं पूरब को। तो शुमाल और जुनूब हमेशा याद रखिएगा, शीन पहले यानी शिबली नुमानी वाला शीन से शुमाल, और जुनूब बाद में। ठीक है, चलिए
दूसरी गज़ल के पहले शेर के मुताबिक शायर का दिल जोगी दिल कहाँ का बासी है। दूसरी गज़ल माने तो ये वाला जो है, कोचे यार ऐन कासी है, जोगी दिल वहाँ का बासी है, तो इसी की बात हो रही है। तो इसमें पहले शेर में है कोचे यार ऐन कासी है, तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि जोगी दिल कहाँ का बासी है, तो काशी का है, ठीक है, इसलिए काशी कहाँ गया, ऑप्शन डी में। चलिए आगे देखिए, हूरों में किसके मुख की शोहरत है। ये क्वेश्चन जो है ना, वली दकनी की पहली गज़ल जो है, अगर बाहर आपस के घर सु मोहन या कदम निकले, तमाशा देखने उसका हर एक सीने सु गम निकले, तेरे मुख के गुलिस्ता अगर हूरा में शोहरत हो, तो हर एक मस्त होकर छोड़ गुलजारे इरम निकले। यहीं पर अगर हूरा में शोहरत हो, तो हूरों में किसके मुख की शोहरत है, तो वह है शायर के महबूब की। यहीं से ये क्वेश्चन लिया गया है। वली ने शुमाले हिंद के शोरा को किस तरफ रागिब किया है। जी हाँ, तो इसका अगर आप जवाब देखना चाहते हैं, वैसे ये कहाँ पे लिखा है, तो सफ़ा नंबर 233 आप खोल लीजिएगा, वहाँ पर लिखा है वो रेख्ता गोई की तरफ, ठीक है। रश के ची से आप क्या समझते हैं। जी हाँ, रश के ची से आप क्या समझते हैं, ये पूछा जा रहा है। हिंदुस्तान के महबूब की खूबसूरती की मिसाल, चीन के महबूब की खूबसूरती की मिसाल। तो रश के ची से समझ में आ रहा है कि चीन ही होगा ना। यहाँ है ना पहले गज़ल में कि अगर ए रश के ची जावे तो करने सेरे मुल्के ची, तू हर देवल सू इस्तकबाल को तेरे सनम निकले। हो सकता है मैं गलती पढ़ दिया हूँ। खैर, फजर के वक्त गर दिलबर चले मम्माम की जानिब, तो जीव सूरज हर एक के दिल सू यक चश्मा गरम निकले। तो यहीं से लिया गया है, तो इसका सही जवाब है चीन के महबूब की खूबसूरती की मिसाल है। वली दकनी ने किस शहर के मुतालिक मसनवी लिखी है। जी हाँ, तो आप पढ़िएगा तो आपको मालूम हो जाएगा कि वो जो है वो ये है ना सूरत के मुतालिक। चलिए, पहले शेर में मोहन किसे कहा गया है, ये दोबारा क्वेश्चन पूछ दिया गया महबूब को। वली की ज़बान कैसी थी, तो दकनी ज़बान थी, ठीक है। उसके बाद आगे है, अगर बाहर आपस के घर सु मोहन या कदम निकले, मिसरा में मोहन से क्या मुराद है। सेम क्वेश्चन जो यहाँ है, ये अभी जो बताया हूँ ना कि पहले शेर में मोहन किसे कहा गया है, यही क्वेश्चन है कि अगर बाहर आपस के घर से मोहन या कदम निकले, इसमें मोहन से क्या मुराद है, तो माशूक, जबकि यहाँ पर क्या ऑप्शन में दिया गया था, दिखा दूँ, महबूब। तो अब आप कंफ्यूज ना कर जाएंगे, महबूब कहें या माशूक कहें, बात बराबर है। दबिस्तान दक्कन के सबसे बड़े गज़लगो शायर कौन है। देखिए, दबिस्तान दक्कन के सबसे बड़े गज़लगो शायर कौन है, तो वो है वली दक्कनी। चलिए, उसके बाद आगे देखिए, इनमें से कौन सी किताब दक्कन में लिखी गई। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, अभी जस्ट पूछा गया था नेक्स्ट ईयर, प्रीवियस ईयर। तो किताब नूरस। दर्ज झैल में दक्कन का मशहूर शायर कौन है, अभी जस्ट ही पूछा गया है ये सारे सवालात, तो नुसरती है। आगे है, दक्कन का कौन मशहूर शायर दिल्ली आया, तो यही नुसरती ही है जो दिल्ली आया। जुल्फ तेरी है मौज जमुना की, इस मिसरे का शायर कौन है। देखिए, ये क्वेश्चन अभी यहाँ पर ऐड नहीं होना था, गलती से ऐड हुआ है। ये गीत जो आपको पढ़ना है ना, वहाँ से है। खैर, इसके शायर कौन है ये पूछा जा रहा है आपसे, तो इसके शायर जो है वो कौन है, जुल्फ तेरी मौज। मैं खुद कंफ्यूज हूँ, नुसरती है शायद, नहीं वली दक्कनी। अच्छा, वली दक्कनी ही है, यानी यहीं से लिया गया है, मैं ही खुद कंफ्यूज हूँ। जी, आप ये जो गज़ल है ना, एक मिनट मैं दिखा दूँ आपको। यहाँ पर आप देख रहे हैं दूसरी गज़ल से लिया गया है। यहाँ पर है चौथे शेर, देखिए, जुल्फ तेरी है मौज जमुना की, तिल नुस्ख उसके जीव सुनासी है। खैर, आगे देखिए, ऐ वली जो लिबास तन पर रखा, ये भी जो है ना दूसरी गज़ल से ही है, नीचे वाला सबसे आखिर वाला शेर। तो ऐ वली जो लिबास तन पर रखा, इस मिसरे में वली से मुराद तखल्लुस है। रासिक का पूरा नाम क्या है। जी हाँ, रासिक अज़ीमाबादी का आपको अब जो पढ़ना है, दो गज़ल इनकी भी पढ़नी है। काश यूं तेरा ना ये आईना दिल होता, साफ होता तो रुखे यार के काबिल होता। एक वो और एक है, हुए हैं पीर हम अब्दी दनी, रोना हमारा है पलक पर अपनी आंसू, सुबह पेरी का सितारा है। तो रासिक का पूरा नाम क्या था, तो रासिक का पूरा नाम शेख गुलाम अली। नेक्स्ट देखिए, रासिक अज़ीमाबादी की पैदाइश कब हुई थी, तो 1757-58 में हुई थी। अब जल्दी मैं आपको बताऊंगा। चलिए, रासिक अज़ीमाबादी में रासिक क्या है, तो रासिक तखल्लुस है।
उसके बाद आगे देखिए, राशिक के वालिद का क्या नाम था? तो इनके वालिद साहब का नाम शेख मोहम्मद फैज़, यानी ऑप्शन बी। दर्ज झैल में राशिक किसके शागिर्द थे? जी हाँ, तो दर्ज झैल में इसके मुताबिक मोहम्मद तकी मीर के। ठीक है, चलिए उसके बाद आगे है। हाँ, एक और चीज़, शायरी में जो है ना, राशिक अजीमाबादी पहले मिर्ज़ा मोहम्मद फदवी से इस्लाह ली थी, लेकिन कि आपके किताब में लिखा है, लेकिन फिर मोहम्मद तकी मीर के शागिर्द हुए थे, इसलिए मोहम्मद तकी सही है। राशिक अजीमाबादी की वफ़ात कब हुई? तो 1757-58 में तो ये पैदा हुए, लेकिन 1823 ईस्वी में ये इंतकाल कर गए थे। ठीक है, और इनकी कब्र कहाँ है? ये आगे पूछा गया है कि राशिक का कब्र कहाँ है? तो लोधी, कटरा, पटना सिटी, जो अभी जस्ट पूछा गया था कुछ साल पहले, 1-2 साल पहले। गज़ल के अलावा, शायद पिछले साल ही पूछा गया है, गज़ल के अलावा राशिक को किस सिन्फ़े शायरी में मकबूलियत हासिल है? तो गज़ल के अलावा जो है वो मसनवी में। ठीक है, उसके बाद है, हुए हैं पीर हम अब दीदनी, ये जो दूसरी गज़ल है ना, हुए हैं पीर हम अब दीदनी, रोना हमारा है, रोना सही है। राशिक का ताल्लुक़ कहाँ से था? तो राशिक अजीमाबादी का ताल्लुक़ कहाँ से रहेगा? आप खुद सोचें, तो अजीमाबाद से है, पटना जो है। इनमें कौन शायर अजीमाबादी नहीं है, ये पूछा जा रहा है, तो नासिख नहीं है। ठीक है, शाद अजीमाबादी है, राशिक अजीमाबादी, यगाना चंगेज़ी भी हैं, तो नासिख नहीं है। ठीक है, कसीदा तज़हीक़े रोज़गार के मुसन्निफ़ कौन है? देखिए, अब जो हमें पढ़ना है वो कसीदा है। कसीदा के बारे में मैं थोड़ा इसके बारे में बता दूं। कसीदा तज़हीक़े रोज़गार के बारे में, ये एक अजविया कसीदा है जिसके मुसन्निफ़ कौन है? मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा। इसमें एक घोड़े के बारे में क्या कहते हैं, मतलब इस कसीदा में जो है ना, एक घोड़े के बारे में बहुत कुछ कहा गया है। दरअसल वह घोड़ा जो है ना, वो घोड़ा नहीं है, बल्कि घोड़े का नाम लेकर मुग़ल बादशाह की कमज़ोरियों को जाहिर किया गया। याद रखिएगा, आप जब ये कसीदा पढ़ेंगे तो इसमें जो है ना, घोड़े और तलवार का जिक्र बार बार आता है। आप हमेशा याद रखिएगा, जब आप ये कसीदा पढ़िएगा ना, तो इसमें घोड़े और तलवार का जिक्र बार बार आएगा। घोड़े का जिक्र इसलिए आता है क्योंकि मुग़ल बादशाह जो बाबर थे ना, जब वो हिंदुस्तान आए थे, तो वह घोड़े पर सवार होकर हिंदुस्तान को फतह किया था, और एक लंबे अरसे तक वो मुग़ल बादशाह जो है वो हिंदुस्तान पर हुकूमत की। लेकिन क्या हुआ कि एक दौर ऐसा भी आया जब बहादुर शाह जफ़र का दौर था, और उस वक्त मुग़लिया हुकूमत काफ़ी कमज़ोर हो गई। तो ये घोड़ा जो है ना, वो उसी कमज़ोरी की अलामत है, आप याद रखिएगा। तो खैर, अब देखिए सवाल क्या पूछा गया है कि तज़हीक़े रोज़गार के मुसन्निफ़ कौन है? तो तज़हीक़े रोज़गार के मुसन्निफ़ मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा है। आगे है, तज़हीक़े रोज़गार का ताल्लुक़ किस सिन्फ़ से है? तो कसीदा से है। आपको समझ में आ गया। इससे बहुत सारे सवालात पूछे जाएंगे, अभी आप खुद देखिएगा। 1 मिनट रिज़्यूम। हाँ, सौदा की पैदाइश कब हुई? सौदा माने तो मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा, तो इनकी पैदाइश जो है वो कब हुई थी? तो इनकी पैदाइश 1713, 15, 16 या फिर 14। मैं भी थोड़ा कंफ्यूज हूँ। 1713 में है शायद। जी हाँ, 1713 में ये पैदा हुए थे। सौदा का सबसे मशहूर हजविया कसीदा कौन है? तो तज़हीक़े रोज़गार है। अब मैं जल्दी जल्दी बताता हूँ। कसीदा के अज़ाए तरकीबी कितने हैं? मरसिया के अज़ाए तरकीबी कितने हैं? याद कीजिए, मैंने बताया था 8 अज़ाए तरकीबी हैं। उसी तरह कसीदा के अज़ाए तरकीबी कितने हैं? ये दोनों मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि मरसिया के अज़ाए तरकीबी या फिर कसीदा के अज़ाए तरकीबी। ज़रूर आप खुलासा याद करके जाइएगा, 5 मार्क्स में पूछा जाएगा। लॉन्ग टाइप क्वेश्चन करके डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उस वीडियो को देखिए, उसमें इसका जवाब मौजूद है। तो कसीदा के अज़ाए तरकीबी कितने हैं? 4 है, 5 है, और वो 5 कौन कौन है आगे आने वाला है। दर्जे झैल में कसीदा के अज़ाए तरकीबी कौन कौन है? देखिए यहाँ पर आया ना। तो कसीदा के अज़ाए तरकीबी जो है, मैं आपको बता दूं कि कसीदा के अज़ाए तरकीबी वैसे 5 है, और वो 5 कौन कौन है? तो वो जो 5 है ना, वो है तशबीब, गुरेज, मदह, तलब या फिर दुआ। तो वहीं पर यहाँ पर तो 3 ही का ऑप्शन में दिया गया है, और ये तीनों जो है वो कसीदा के अज़ाए तरकीबी है, इसलिए इसका सही जवाब सभी हो जाएगा।
नेक्स्ट है कसीदा का इब्तिदा किस ज़बान से हुई थी। हिंदी है यहाँ पर लिखा हुआ जो कट गया है, आप गौर कीजिएगा। हिंदी, अंग्रेज़ी, अरबी या फिर फ़ारसी। तो कसीदा का इब्तिदा जो है वो किस ज़बान से हुई थी, तो वो अरबी ज़बान से हुई थी। ठीक है, उसके बाद आगे देखिए सौदा का असल नाम क्या था। जी हाँ, तो सौदा का असल नाम आपको मालूम है, मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा, यानी ऑप्शन ए। कसीदा निगारी का नक्काश अव्वल किसे कहा जाता है, तो मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा को ही नक्काश अव्वल कहा जाता है। ये भी VVI क्वेश्चन है, ये ज़रूर याद रखिएगा। कसीदा वह नज़्म है जिसमें, जी हाँ, कसीदा आखिर किसे कहते हैं, किसी की तारीफ़ की गई हो, तो जी बिल्कुल किसी की भी तारीफ़ की हो उसे हम कसीदा कहते हैं। चलिए आगे देखिए, लफ्ज़ कसीदा किस लफ्ज़ से निकला है। जी हाँ, तो कसद से निकला है। मैं जस्ट अब जवाब बताता चल रहा हूँ क्योंकि काफ़ी वक्त से मैं भी बोल रहा हूँ। कसीदा के तमहीद को क्या कहते हैं, मरसिया के तमहीद को क्या कहते हैं, याद कीजिए मैं बताया था। वो मरसिया के तमहीद को हमने क्या कहा था, चेहरा, याद होगा आपको। लेकिन यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है, कसीदा के तमहीद को तो तशबीब कहते हैं। चलिए आगे देखिए, कसीदा का आखिरी जुज़ क्या है। जी हाँ, तो कसीदा का हमने क्या क्या कहा था, याद रखिए, तशबीब, गुरेज, मदह, तलब और दुआ। तो दुआ है ना सबसे आखिर वाला, तो इसलिए इसका सही जवाब ऑप्शन बी, सी। गुरेज किस सिन्फ का जुज़्व है, तो यही कसीदा का है ना, तशबीब, गुरेज, तो गुरेज, मदह, तलब और दुआ। तो गुरेज किसका है, कसीदा का है। कसीदा तज़हीक़े रोज़गार में किसको मरकज़ी किरदार बनाया गया है, तो अभी जस्ट मैं आपको बताया हूँ कि घोड़े को मरकज़ी किरदार बनाया गया है। लेकिन मुग़ल बादशाह, अभी जस्ट मैं आपको बताया हूँ ना कि मुग़ल बादशाह जो थे ना, उनके मतलब एक तीर से दो निशाना, ऐसा कह ले, ये चीज़ साधा गया है घोड़े का नाम लेकर, तो घोड़े को। ठीक है, कसीदा तज़हीक़े रोज़गार में किस शहर की बदहाली का जिक्र किया गया है, तो वही मुग़ल बादशाह कहाँ की हुकूमत, दिल्ली की। चलिए उसके बाद है कसीदा की इब्तिदाई अशार को क्या कहा जाता है। जी हाँ, इब्तिदाई अशार को कसीदा का जो है उसे क्या कहा जाता है, ये पूछा जा रहा है, तो तशबीब कहा जाता है। हमेशा याद रखिएगा, जो भी कसीदा से मुताल्लिक़ क्वेश्चन है 2-3 मरतबा आप देखिएगा और याद करके एग्ज़ाम देने जाइएगा। वह कौन सी सिन्फ है जो गज़ल के तौर पर लिखी जाती है, तो आपको मालूम होगा कि वो जो है वो कसीदा ही है, ऑप्शन सी। उर्दू का पहला कसीदा गो शायर किसे कहा जाता है। देखिए, उर्दू का पहला कसीदा गो शायर किसे कहा जाता है, ये पूछा जा रहा है। बहुत सारे बच्चे कहेंगे सौदा, जो गलत है, कुली कुतुब शाह। क्यों, वो आगे क्वेश्चन आएगा तब मैं बताऊंगा। देखिए अब यहाँ पर है कि उर्दू का पहला बाकायदा, और यहाँ पर क्या था, सीधे था उर्दू का पहला। तो अगर उर्दू का पहला कहे तो वो कुली कुतुब शाह, लेकिन बाकायदा अगर लग जाए, याद रखिएगा आप, तो वो कौन हो जाएंगे, मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा। हमेशा याद रखिएगा, फिर से ये क्वेश्चन देख लीजिए आप वीडियो को पीछे करके। उर्दू शायरी के ओहदे ज़र्री का शायर कौन है, हर साल पूछा जाने वाला ये क्वेश्चन, तो सौदा। दर्ज ज़ैल शोरा में कसीदा गो कौन है, अता काकवी, खलील रहमान आज़मी, मीर तक़ी मीर या मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा, तो यही है मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा। अरबी कसायद की तशबीब से फ़ारसी के शायरों ने किस सिन्फ की इजाद की। देखिए ये भी VVI क्वेश्चन है। मैं कह रहा हूँ ना कि इससे जो भी अभी मैं क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ सब आपको याद करके जाना है, क्योंकि ये इसमें से कौन पूछ देगा कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। कसीदा निगारी का इमाम किसे कहा जाता है। देखिए ये भी क्वेश्चन VVI है। तो कसीदा निगारी का इमाम जो है वो किसे कहा जाता है, तो मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा को ही कहा जाता है। आगे देखिए, मदह का ताल्लुक किस सिन्फ़े शायरी से है, तो याद कीजिए तशबीब, गुरेज, मदह, तलब और दुआ। किसका है ये, तो ये कसीदा का है ना, तो इसलिए इसका सही जवाब ऑप्शन डी। गज़ल किस सिन्फ़ से वजूद में आई थी, मसनवी, मरसिया, गीत या फिर कसीदा, तो कसीदा से ही। ठीक है, कसीदे का वह कौन सा हिस्सा है जिसमें गज़ल जैसी सिन्फ़ पैदा होती है। जी हाँ, तो वो कौन सा हिस्सा है आप हमें बताइए, तो वो जो है वो है तशबीब। ठीक है, फिर आगे देखिए,
किस सिन्फ शायरी में तारीफ़ व तौसीफ़ किया जाता है? यही क्वेश्चन जो अभी जस्ट मैं आपको बताया हूँ, दिखा रहा हूँ। यानी कसीदे की तारीफ़ यहाँ पर बयान किया गया है। कसीदा किसे कहते हैं? तो जिसमें किसी की तारीफ़ बयान की गई हो उसे हम क्या कहते हैं? कसीदा कहते हैं। यही सवाल का जवाब यहाँ पर भी है। किस सिन्फ शायरी में तारीफ़ व तौसीफ़ बयान की जाती है? तो कसीदा में। तो इसलिए इसका सही जवाब ऑप्शन सी है। अब देखिए, अब आखिर में जो दो गीत आपको पढ़ना है, एक ही शायर का पढ़ना है ना, वो किसका है? तो दो गीत है, एक है साथी हाथ बराना और एक है तू हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, साहिर लुधियानवी का। तो साथी हाथ बराना किसके के मुसन्निफ कौन है? साहिर लुधियानवी है। तू हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इसके भी साहिर लुधियानवी है। साहिर लुधियानवी की पैदाइश कब हुई थी? तो 8 मार्च या 6 मार्च जो भी है 1912 को हुई थी। लेकिन कहाँ हुई थी? तो 1912 में लुधियाना में हुई थी। साहिर का असल नाम अब्दुल हई और साहिर तखल्लुस था, जो आपकी किताब में क्लियर लिखा हुआ है। साहिर के वालिद का क्या नाम था? तो साहिर साहब के वालिद का नाम चौधरी फजल मोहम्मद था, इसलिए इसका सही जवाब ऑप्शन सी है। साहिर की वालदा का क्या नाम था? तो सरदार बेगम इनकी वालदा का नाम था। साहिर लुधियानवी की वफ़ात कब हुई? तो 1912 में तो ये पैदा हुए थे, लेकिन वफ़ात पूछा जा रहा है तो वो 1980 में हुए थे। ठीक है। साहिर लुधियानवी की वफ़ात जो है वो कहाँ हुई? ये कई मरतबा पूछा गया है कि वफ़ात कब हुई, ये भी पूछा गया है, लेकिन ये कहाँ हुई ये अक्सर पूछा जाता है, न जाने क्यों। तो मुंबई में हुई थी। ठीक है। उर्दू शायरी में गीत की रवायत किस ज़बान से आई? तो हिंदी से आई। ये तो क्लियर लिखा हुआ है सफ़ा नंबर 248 में। साहिर का ताल्लुक हिंदुस्तान के किस सूबा से था? तो साहिर का ताल्लुक जो है वो पंजाब से था। लुधियाना पंजाब में ही तो पड़ता है ना। किस ज़बान की तवस्सुत से उर्दू में गीत की शमूलियत हुई? सेम क्वेश्चन, हिंदी। जो क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है ना कि उर्दू शायरी में गीत की रवायत किस ज़बान से आई, उसी क्वेश्चन का जवाब यहाँ पर भी है। थोड़ा क्वेश्चन को अदल बदल कर दे दिया जाता है। तो जो अदल बदल कर दिया जा रहा है वो सब मैं आपके सामने रख रहा हूँ ताकि आप समझने की कोशिश कीजिए कि इस तरह से भी सवाल पूछा जा सकता है। तो किस ज़बान के तवस्सुत से उर्दू में गीत की शमूलियत हुई? हिंदी के। शायर ने गीत साथी हाथ बराना को किस फिल्म के लिए लिखा था? जी हाँ, वो गीत जो है ना, साथी हाथ बराना एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना, साथी हाथ बराना हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया, सागर ने रास्ता छोड़ा पर्वत ने शीश झुकाया, फौलादी हैं सीने अपने फौलादी है बा नहीं जो भी है। तो ये नया दौर के लिए। ठीक है। और उम्मीद है, मैंने तो मूवी नहीं देखा है लेकिन सुनने में आया है कि काफ़ी मशहूर मूवी है। साथी हाथ बराना इस फिल्म में कितनी मरतबा आया है? देखिए ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर कि साथी हाथ बराना में, तो यहाँ से आप देखिए आखिर तक जाइए, कुल मिलाकर 6 मरतबा है। आप काउंटिंग कर लीजिएगा। एक है साथी हाथ बराना सबसे शुरू में और इसी तरह 6 मरतबा है, तो 6। आगे है नसाब में शामिल गीत का मौजू क्या होना चाहिए? जी हाँ, ये जो गीत है इसका मौजू क्या होना चाहिए? तो मजदूरों का इत्तेहाद, मजदूरों का इंतशार, मजदूरों पर अत्याचार या इनमें से सभी। तो क्या होनी चाहिए? मजदूरों का इत्तेहाद होनी चाहिए। बुनियादी तौर पर यह गीत समाज के किस तबका के लिए लिखा गया है? जी हाँ, तो बुनियादी तौर पर जो है ना वो पसमानदा तबका के लिए भी और मजदूर तबका के लिए भी, यानी इसका सही जवाब है दोनों। दर्जे झैल शोरा में से किसका ताल्लुक फिल्मों से रहा है? तो यहाँ देखिए मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ आपको, यहाँ पर आप देख रहे होंगे, यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ है। एक मिनट जी, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि लिखा हुआ है अजमल सुल्तानपुरी, बेकल उत्साही, वसीम बरेलवी, सागर आज़मी और ज़ुबैर रिजवी ने मुशायरों के ज़रिए अपनी गीत पेश की। साहिर लुधियानवी, शकीर बदायूनी, कैफ़ी आज़मी, राजा मेहदी अली ख़ान, मजरूह सुल्तानपुरी और क्या है खम्मार बारंग जो भी बंकवी, निदा फाजली और ज़फ़र गोरखपुरी वगैरह ने फिल्मों में गीतों को एतबार बख्शा। तो अब देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है, दर्जे झैल शोरा में से किसका ताल्लुक फिल्मों से रहा है? तो अब यहाँ पर आप देख रहे हैं ना, फिर से पढ़िए, साहिर लुधियानवी, शकील बदायूनी। तो साहिर लुधियानवी यहाँ पर ऑप्शन में है,
तो किसका ताल्लुक़ फिल्मों से रहा है पूछा जा रहा है, तो शायर लुधियानवी का है। उसके बाद पूछा जा रहा है इकबाल, गालिब, सुहेल अज़ीमाबादी, तो आप यहाँ पर नहीं देख रहे हैं ना, तो इसलिए इसका सही जवाब शायर लुधियानवी ही है। फिर क्विज रुक गया है लेकिन 4 क्वेश्चन ही बचा हुआ है, तो मैं ऐसा करता हूँ उस 4 क्वेश्चन का अलग से क्विज बनाकर फिर मैं आपके सामने शामिल कर देता हूँ, तो 1 मिनट वेट कर लें आप जी। तो यहाँ तक आ गए हैं ना कि दर्ज झैल शोरा में किसका ताल्लुक़ फिल्मों से रहा है, तो शाहिर लुधियानवी का रहा है। उससे आगे यहाँ पर क्विज रुक गया है, तो फिर मैं उसका अलग से बना दिया हूँ। आगे देखिए, आगे क्या है कि इनमें से जिस शायर का ताल्लुक़ फिल्मी दुनिया, इनमें से किस शायर का, जिस नहीं होगा बल्कि किस होगा, किस शायर का ताल्लुक़ फिल्मी दुनिया से नहीं है, तो मीर तकी मीर, शाहिर लुधियानवी, कैफी आज़मी, शकील बदायूनी, मजरूह सुल्तानपुरी। तो मीर तकी मीर का नहीं है। बकिया आप यहाँ पर जो अभी मैं दिखाया था उसमें था ना कि शाहिर लुधियानवी का भी नाम, कैफी आज़मी का भी, शकील बदायूनी का भी और मजरूह सुल्तानपुरी का भी। आगे है कतरा कतरा मिलकर क्या बनता है। जी हाँ, तो कतरा कतरा मिलकर क्या बनता है आप हमें बताइए। ये गीत से ही ये क्वेश्चन लिया गया है। तो कतरा कतरा मिलकर जो है वो दरिया बनता है। चलिए आगे देखिए, आप वैसे पढ़ना चाहते हैं तो मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ। यहाँ पर है ना कि साथी हाथ बढ़ाना, एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया, एक से एक मिले तो जर्रा बन जाता है सेहरा। तो कतरा बन जाता है दरिया, ठीक है। मोती कहाँ से निकलता है ये पूछा जा रहा है कि मोती जो है वो कहाँ से निकलता है। यहीं से, यहाँ पर से ही ये क्वेश्चन लिया गया है, तो वो आप पढ़ लीजिएगा। मोती कहाँ से निकलता है इसका जवाब मैं आपको बताता हूँ। तो जल से निकलता है, ठीक है। यहाँ पर ये लिखा ही हुआ है इसी गीत में। झैल में से शायर लुधियानवी को किस खिताब से नवाजा गया, तो पद्मश्री अवार्ड से जो है वो नवाजा गया था। तो इस तरह से हमने कुल मिलाकर 180 प्लस क्वेश्चन आपको बता दिया। उम्मीद है आप अच्छे से देख लिए होंगे वीडियो। अगर आपको अभी भी डाउट है तो आप एक मरतबा और देख ले, वीडियो डाउनलोड करके देख लें। लेकिन एग्ज़ाम से पहले तक आप सिर्फ यही 3 वीडियो देखें। फिर से मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा खुलासा हल्के में बता देता हूं, शॉर्ट में बता देता हूं। सबसे पहले हमने क्या बताया आपको हमने बताया था सबसे पहले हिस्सा नस्र में नज़ीर अहमद की कहानी, मिट्टी का तेल, बाज़ पुराने लफ्ज़ों की नई तहक़ीक़, इंशाइया क्या है, हिजरत, बागो बहार, टूबा टेक्सिंग, प्रॉमिस, भूरे बिछड़े गीत और गुब्बारे खातिर से 3 खतूत। वहाँ से कुल मिलाकर हमने 300 क्वेश्चन बताए। वो आपको ज़रूर पढ़ना है क्योंकि सबसे ज़्यादा हिस्से नज़र से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद हिस्सा शायरी, इसमें कुल मिलाकर 6 नज़्म हैं। गुफ्तगू, मेरा सफ़र, खेती, बरक़े कलीसा, मुतशायर और हम नहीं जानते। हमने इसमें बताया था कि बरक़े कलीसा और मुतशायर ज़रीफ़ाना नज़्म है। उसके अलावा गुफ्तगू, मेरा सफ़र, खेती, हम नहीं जानते ये आज़ाद नज़्म है। तो बस आपको बरक़े कलीसा, मुतशायर याद रखना है कि ये कैसी नज़्म है। अगर ये आप याद रख लीजिएगा तो फिर आपको कन्फ्यूज़न ही नहीं रहेगा। फिर उसके बाद हमने दायम पड़ा हुआ तेरे दर पर नहीं हूँ मैं, यानी मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब की 2 गज़ल, फिर यगाना चंगेज़ी की 2 गज़ल और फिर खलीलुर रहमान आज़मी की 2 गज़ल से हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराए। यानी वहाँ पर भी हमने कुल मिलाकर मतलब हिस्सा शायरी से 250 के करीब हमने क्वेश्चन कराया था। क़त्ए तारीख़, गम अरशद, 2 तारीख़े से भी हमने पढ़ाया। अबजद इदरीसी से बहुत सारे सवालात पूछे गए, जिसमें ज़ो की तादाद बताइए, मोहम्मद की तादाद 92 होती है, वो कैसे। तो हमने कहा था आपको अबजद इदरीसी की वीडियो ज़रूर देखिएगा, उससे आपका नाम का नंबर क्या निकलता है वो भी पता चल जाएगा आपको। जिस तरह से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को 786 कहते हैं, वो आखिर कैसे आया, तो वो अबजद इदरीसी की वीडियो में है, जो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहाँ से ज़रूर देखिएगा। तो इस तरह से हमने हिस्सा शायरी को कंप्लीट किया था। फिर मज़ीद मुताले की वीडियो आज जो हमने पोस्ट किया है, इसमें हमने खुदनविश्त, मैं यूनिवर्सिटी में, फिर दास्तान फसाना अजायब, फिर अफसाना क्वारंटीन, फिर खुतबा कामिल इनकलाब, फिर नज़्म शिकस्त ज़िंदा का ख्वाब और आवारा से भी मैंने क्विज़ कराए। कुल मिलाकर 105 क्वेश्चन जो है यहाँ तक था। आवारा जिसके मुसन्निफ़ असरारुल हक मिजाज है वहाँ तक। फिर गज़ल जो है 2 गज़ल वली दकनी की, 2 गज़ल राशिक अज़ीमाबादी की, फिर तज़हीक़े रोज़गार जो एक कसीदा है, फिर गीत और 2 गीत है, साथी हाथ बराना और तू हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा। इससे हमने कुल मिलाकर 77 क्वेश्चन कराए थे। तो इस तरह से
कुल मिलाकर आज भी आपको 180 प्लस क्वेश्चन देखने को मिला है। आप बस यही 3 वीडियो देखिए, इसके अलावा कहीं भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है उर्दू के लिए, ऑब्जेक्टिव के लिए। हाँ, अगर आप किताब से तैयारी करना चाहते हैं तो बस यही 3 वीडियो आपके लिए काफ़ी है। 2-3 मरतबा आप ज़रूर देख लीजिएगा। आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो यही सारे सवालात आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए, वीडियो कैसी लगी आप कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। साथ ही अपने दोस्तों तक भी वीडियो की लिंक ज़रूर शेयर कीजिए। फिर मैं मिलूँगा एक और ख़ास वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।